नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो जैसे कि हम लोग प्रतिदिन शाम के 8 बजे 9th और 10th का, खास करके शाम के 8 बजे 10th क्लास का वीडियो जो लेके आते हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस करने की आपसे वादा किए हैं, उसके सीरीज में सैटरडे और संडे जैसे कि आप लोग एसएसटी के सब्जेक्ट देखते हो, उसी में से आप देखिएगा कि जो संडे आज है उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के एक क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज दूसरा क्लास है। तो पहले ही, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। लास्ट में हम क्या पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसमें लास्ट में हम पढ़ रहे थे इटली के यूनिफिकेशन के बारे में, जब शुरू किए थे। तो इससे पहले का वीडियो आपको मिल जाएगा, वीडियो में आप जाके लिंक में आप जाके चैनल में जाके देख सकते हो। तो चलिएगा, आज जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अच्छा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इटली अलग अलग भाग में टूटा होगा, तभी तो उसका यूनिफिकेशन होगा। तो कैसे कैसे टूटा था और किसके किसके पास था, उस पार्ट को एक बार देखते हैं, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ा के पढ़ेंगे कि ये कैसे यूनाइट हुआ दोस्तों। तो चलोगे, हम लोग एक एक करके डिटेल में इस बात को पढ़ने वाले हैं, समझोगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखोगे तो इटली के उस टाइम टोटल मिला के 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। कैसे देखिएगा कि उस टाइम ये वाला जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कुछ पार्ट थे, ये पार्ट थे कहाँ, पोप के पास, ठीक है, पोप के पास थे। और सबसे इधर वाला जो पार्ट था, ये कौन कौन से पार्ट थे दोस्त, देखोगे कि नेपल्स और सिसिली, ये वाला पार्ट नेपल्स था और यहाँ पे सिसिली था। सिसिली, नेपल्स और सिसिली जो मिला के ये किसके पास था, मैंने पिछले क्लास में बताई थी कि जो फ्रांस का बुर्बो डायनेस्टी था, फ्रांस का बुर्बो डायनेस्टी, जो फ्रांस के रूलर्स थे, उन्हीं में से जो बुर्बो डायनेस्टी था, उनका रूलर इस पे हो गया। और याद करो, ड्यूक मेटरनिक के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थी, कर रहा था। पिछली वीडियो में हमने समझाई थी, ड्यूक मेटरनिक ने सिर्फ और सिर्फ इस 2 पार्ट पे और यहाँ पे 2 आइलैंड, इसी पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ किसको अधिकार दिया, किसको, नॉर्थ, देखिएगा, लंबार्डी और वेनेसिया पे जो ऑस्ट्रिया का अधिकार, लंबार्डी और वेनेसिया पे ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया, और सार्डिनिया और पिडमेंट पे किसका अधिकार हो गया, जो वहाँ के रूलर थे, इटली के रूलर कौन थे, चार्ल्स एल्बर्ट। सार्डिनिया और पिडमोंट पे इटली के रूलर का अधिकार हुआ। तो ये तो अधिकार कैसे कैसे किन जगहों पे था, टोटल 7 पार्ट्स में इटली अलग अलग पार्टों में टूट गया था। इसका डिटेल रुकिएगा, हम आगे चल के थोड़ा सा एकदम अच्छे से एक बार समझा दें, फिर से बैक आएंगे। यहाँ पे देखो, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, ये रहा लोम्बार्डी, इंपॉर्टेंट है, लोम्बार्डी हो गया। यहाँ पे देखो वेनेसिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे पड़मा दिख रहा है, पड़मा के बाद मोडामा दिख रहा है, और टस्कनी। तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये वेनेसिया वाला पार्ट, पड़मा, मोडर्मा, टस्कनी, ये तीनों का तीनों जो था, इस वाले पार्ट में ये जो देश था कौन सा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के राजकुमारों को दे दिया गया था। यानी 3 अलग अलग पार्ट हो गया, कौन सा, पड़मा, टस्कनी और मोडर्मा। ये 3 जो अलग अलग स्टेट थे, किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया के अलग अलग राजकुमारों को, ठीक है। उसके बाद ये वेनेसिया वाला जो पार्ट है, लोम्बार्डी वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट किसके पास था, ऑस्ट्रिया के खुद के पास। ऑस्ट्रिया ने, ड्यूक मेटरनिक ने इस 2 जगह को अपने पास ले लिया, इस 3 स्टेट्स को किसको दे दिया, अपने ही राजकुमारों को। और ये वाला पार्ट जो था, जिसका नाम क्या था, इस पोप के अधिकार में चला गया। बचा हुआ ये 2 पार्ट, कौन सा, सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स कहाँ चला गया, ये चला गया, याद करो, हम बता रहे थे कि जो फ्रांस का जो राजवंश था, फ्रांस का राजवंश कौन सा दोस्त, फ्रांस का राजवंश था बुर्बो डायनेस्टी के जो रूलर थे, उसी बुर्बो डायनेस्टी के लोगों के पास इसका अधिकार आ गया। बचा क्या, देखोगे कि ये जो 2 जगह था, ठीक है, सर्डिनिया और पिडमोंट, इस पे अधिकार सिर्फ बचा किसका, फ्रांस के, सॉरी, इटली के राजा का। अब देखिएगा, ये अगर आप समझ गए तो अब धीरे धीरे करके हम लोग हीरोज का एंट्री कराएंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे कैसे शुरू होती है, इसको डिटेल में हमने समझने की कोशिश करेंगे। और इस डिटेलाइजेशन में 3 इंपॉर्टेंट नाम आएंगे, ये तीनों अलग अलग टाइम में इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम करेंगे। देखोगे, कुछ लोग सक्सेस पाएंगे, कुछ लोग बस कुछ काम करके जाएंगे। तो सबसे पहला जो हीरो होते हैं, जो इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम करते हैं, उस व्यक्ति का नाम देखोगे कि वो है कौन, मेजनी, ठीक है। यानी ये जो मेजनी आप देख रहे हो, ये इटली के यूनिफिकेशन के लिए, यानी इटली के एकीकरण के लिए अग्रदूत कहलाते हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने इनिशिएशन शुरू की, लेकिन कुछ समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी, समझिएगा बात को।
कि जिस टाइम ये शुरू किए उस टाइम देखिएगा कि इटली के राजा कौन है, देखिएगा कि चार्ल्स एल्बर्ट इटली के राजा हैं, यानी कि रूलर है, रूलर है इटली के चार्ल्स एल्बर्ट। अब क्यों ये समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि जो मेजनी है, मेजनी का एक थॉट था, वो कैसा थॉट था, ये चाहते थे कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी होना चाहिए। वो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते थे किसको, मोनार्की को। और क्योंकि मेजनी मोनार्की को सपोर्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या मेजनी को सपोर्ट मिलेगा, इटली के जो रूलर थे उनका सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं, इटली का कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेजनी थे ये अकेले के दम पे, देखिएगा कि इनके सपोर्ट में कोई नहीं था, अकेले के दम पे इन्होंने अलग अलग गुप्त संगठन बनाई। कौन कौन से गुप्त संगठन, देखिएगा 1805 में जिनेवा में कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्यता इन्हें ली, कार्बोनडी नाम का एक सदस्यता ली। साथ ही साथ इन्होंने क्या की, यंग इटली 1831 में यंग इटली और 1833 में यंग यूरोप की स्थापना की। तो मेजनी ने 3 गुप्त संगठन यानी सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, कार्बोनडी 1805 में, 1831 में यंग इटली और 1833 में यंग यूरोप की स्थापना की, ठीक है। अब इनका एक थॉट भी था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई है। तो ये बोलते थे, लोगों के दिमाग में ये इम्प्लांट करते थे कि देखोगे कि ईश्वर का यानी भगवान का सबसे बड़ा दिया हुआ गिफ्ट अगर कोई है तो वो राष्ट्र है, यानी कि नेशन है। और इस थॉट के अनुसार लोगों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। इकट्ठा करके देखिएगा कि ये जो व्यक्ति थे मेजनी, ये बहुत ही चालाक तो व्यक्ति थे, लेकिन कैसे व्यक्ति थे, ये व्यवहारिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे, आइडियल पर्सन थे। आइडियल पर्सन का मतलब हम आपको समझाते हैं कि ये करते क्या थे कि 1000 और 2000 लोगों को इकट्ठा करके जाके ऑस्ट्रिया पे अटैक कर देते थे। बताओ, इतना बड़ा देश जो इटली के इतने सारे जगहों को अपने अधिकार में रखा है, वहाँ 1000 और 500 लोगों के साथ अटैक करते थे, तो क्या जीत पाएंगे ये? बिल्कुल नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये आइडियल पर्सन थे, सोचते थे कि जीत तो लेके आना है, लेकिन भाई जीत अगर आपको लेके आना है बच्चों, तो आपको पता है ना कि अगर आपको जीतना है तो आपको दिमाग का अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इनको बहुत ज़्यादा सेना की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने किया क्या कि आइडियली ये सोचते थे, यानी कि 500 या 1000 सैनिक ले जाके और किसी भी राज्य पे या किसी भी स्टेट पे या किसी देश पे आप अटैक करोगे तो जीतने की संभावना है 0%। और होता यही था, बार बार पिट के आते थे ये और लद के आते थे, समझ रहे हो आप। तो बिल्कुल ही ये किस तरह के पर्सन थे, ये 2 बार अटैक किए और दोनों बार बुरी तरीके से हराए गए ऑस्ट्रिया के द्वारा, और दूसरी बार जब हराए गए तो ये देश छोड़ के भाग गए। लेकिन इनके द्वारा ये थॉट जो दिया गया इटली के यूनिफिकेशन का, इसका बहुत असर पड़ा, इसीलिए इनको इटली का एकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, यानी कि विजनरी व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के विजन के वजह से चीज़ें आगे चल के इटली यूनिफिकेशन होगा। तो चलिएगा, इस व्यक्ति को आपने समझी थोड़ा मोड़ा, ये कौन थे, ये मेजनी थे। मेजनी का सबसे पहला जो किया गया काम था, यानी इससे चीज़ें जब आगे बढ़ती है तो जो रूलर थे इटली के, ये बदलेंगे आगे चल के। और रूलर जो थे ये बदल के इनेमुअल द्वितीय, यानी कि देखिएगा कि किंग जो थे विक्टर इनेमुअल द्वितीय बन गए, सेकंड, विक्टर इनेमुअल सेकंड बन गए, ठीक है, रूलर, ठीक है। अब ये जो रूलर बने वो किए क्या, किंग के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इन्होंने किया क्या, एक सेकंड रुकोगे, कि इन्होंने काउंट काबूर, इसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है काउंट काबूर। अब काउंट काबूर का भी इंपॉर्टेंट रोल देखो। जैसे ही काउंट काबूर के हाथ में आया तो विक्टर इनेमुअल द्वितीय ने इनको बहुत सारा प्रोत्साहन दिया और काम दिया कि तुम इटली का यूनिफिकेशन करो। अब इन्होंने क्या किया देखो, इससे पहले हम मेजनी को पढ़ रहे थे, मेजनी भी बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन उनका मेहनत इसलिए रंग नहीं लाया क्योंकि वो आइडियल पर्सन थे, ठीक है, आइडियली सोचते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है, कौन, काउंट काबूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इटली के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा अगर किसी ने काम किया तो काउंट काबूर। काउंट काबूर के बारे में देखोगे कि बोला जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक तरीके का, कैसा थे ये, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सपोर्टर थे। और साथ ही साथ देखोगे अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सपोर्टर होंगे तो राजा इनके सपोर्ट में रहेंगे। साथ ही साथ बहुत खतरनाक तरीके के मास्टरमाइंड थे। कैसे मास्टरमाइंड थे, हम आपको एक डिटेल में यहाँ पे एक स्टोरी समझाएंगे। अब स्टोरी समझो क्या था। स्टोरी कुछ ऐसा था कि मान लेते हैं कि कोई एक विलेज है, ध्यान से देखना, मान लेते हैं एक छोटा सा विलेज है। अगर उस विलेज में किसी व्यक्ति का अपने खुद के चाचा से लड़ाई हो जाती है और उसके चाचा उसके 10 बीघा जमीन को हड़प लेते हैं
अपने खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या वो व्यक्ति, उसके चाचा जो है बहुत ताकतवर है, 100 लोग उनके पास है, अगर वो व्यक्ति बहुत ही व्यवहारिक नहीं हुआ, आइडियल हुआ, तो अकेले जाएगा चाचा से लड़ने के लिए कि देखो ये जमीन मेरा है, मुझे वापस करो, तो क्या होगा, फिर चाचा के लोग इसको अच्छे से धुलाई करेंगे और जाएगा फिर हॉस्पिटल, है ना। तो ये कैसा व्यक्ति हो गया, ये आइडियल पर्सन हो गया। लेकिन अगर वो व्यक्ति मेजिनी नाव के काउंट काबूर हुआ, तो काउंट काबूर व्यक्ति क्या किया, ये बहुत ही खतरनाक तरीके का शार्प माइंडेड था। इसने क्या दिमाग लगाई, अगर ये रहता तो क्या करता, समझो कि उसी गांव के एक सबसे जो ताकतवर व्यक्ति था उसके पास गया, मान लेते हैं उसके घर में कोई शादी वादी है, रात भर वहां पे मेहनत किया कि उसके नज़र में आ जाए, और रात भर जब मेहनत किया तो सुबह सुबह व्यक्ति बुलाया कि तुम इतना मेहनत किया है, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो कुछ नहीं बोला कि देखिए कुछ चाहिए नहीं, हम ही आपको देने हैं, मेरा 10 एकड़ ज़मीन है और मेरा चाचा हड़प लिए हैं, तो आप उसको छुड़ाओ, 2 एकड़ आप लेना, 8 एकड़ हम लेंगे। ऑफ कोर्स सी बात है कि गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, करेगा वही, तो जमीन छीन के इसको मिल गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एकदम व्यवहारिक, यानी माइंड का, दिमाग का इस्तेमाल करके काम करना। और यही व्यक्ति थे काउंट काबूर, बहुत चालाक व्यक्ति थे ये, ठीक है। काउंट काबूर जो थे बहुत ही खतरनाक तरीके का मास्टरमाइंड थे। ये किए क्या, समझिएगा, एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं कि देखिएगा कि पूरे के पूरे स्टोरी में एक फ्रांस है जो सबसे ताकतवर देश है। मैंने क्या बताई कि एक फ्रांस है जो सबसे ताकतवर देश है, और ये जो फ्रांस है दोस्त, समझना आप, ये जो फ्रांस है, फ्रांस जो है इसका एक बार सबसे ताकतवर देश है, ठीक है, और इटली का पार्ट हड़प के कौन रखा है, देखिएगा ऑस्ट्रिया हड़प के रखा हुआ है। तो ध्यान से समझना कि फ्रांस ने किया क्या कि फ्रांस का रसिया से युद्ध शुरू हुआ था, कहां पे, टर्की में। फ्रांस का रसिया से युद्ध शुरू हुआ टर्की में। अब समझो, सीधे सीधे एकदम क्लियर विजिबल था कि फ्रांस बहुत ताकतवर है, रसिया को आसानी से टर्की में हराएगा। लेकिन उसी बीच बगल में एक देश था, कौन सा, इटली। इटली के ही देखिएगा, इटली के कुछ पार्ट पे जो शासन था उसी के ही एक व्यक्ति थे, कौन सा, काउंट काबूर। इनको देश का यूनिफिकेशन करना था, मैंने पहले ही बताई, बहुत चालाक व्यक्ति थे। तो बिना बुलाए हुए, फ्रांस ने बिल्कुल नहीं बुलाई थे, बिना बुलाए इन्होंने क्या किया कि 50,000 सेना को लिए और 50,000 सेना को लेकर पहुंच गए फ्रांस के, जहां पे फ्रंट पे युद्ध चल रहा था फ्रांस के पास। उन्होंने बोला कि देखो सर, हम आपको सपोर्ट करने आए हैं, और 50,000 सेना लेके पहुंचे और रसिया को दोनों मिलकर धोए, और रसिया गया हार। और जैसे ही रसिया हारा तो फ्रांस को तो ये लगेगा कि बिना बुलाए दोस्त मेरा आके सपोर्ट किया है तो मेरा भी हक तो बनता है। तो फ्रांस इधर से जैसे ही युद्ध जीत के वापस आया रसिया से, इधर से कौन है, इटली। इटली का सपोर्ट में उतरेगा कि नहीं, क्योंकि सपोर्ट किया है। साथ ही साथ अब देखोगे काउंट काबूर जाके फ्रांस सबसे ताकतवर जगह, यहाँ से फोटो खिंचवाना अपडेट किया। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी पूरे दुनिया को लगभग पता चलने लगा कि फ्रांस का सपोर्ट कौन किया है, इटली। और क्योंकि इटली ने फ्रांस का सपोर्ट किया है तो इटली का सपोर्ट तो फ्रांस करेगा। इसी दौरान इटली गया, काउंट काबूर गया फ्रांस के पास, फ्रांस के रूलर को बोला कि देखिए ऐसे ऐसे मेरे साथ दिक्कत है, उधर से क्या जो ऑस्ट्रिया है मेरे जगह को कैप्चर करके रखा है, उसको हमको वापस चाहिए। तो फ्रांस ने बोला जाओ अटैक करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। और हुआ ऐसा ही, हुआ क्या कि काउंट काबूर ने दिमाग लगाई और इधर से अटैक कर दी, कहाँ, ईस्ट वाले पार्ट पे। और जैसे ही इसने अटैक की, जैसे ही इसने अटैक की तो फ्रांस से इधर से सपोर्ट आया। तो सेना तो पीछे घसक रही थी, लेकिन ऑस्ट्रिया का याद करो, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ी है तो ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस का शादी हुआ था यूरोप में, तो कहीं ना कहीं पहले से ही संबंध था। तो इन लोगों ने फिर से यहाँ पे गए और पैर पकड़ना शुरू किए, यानी सपोर्ट इनसे मांगी, तो इन्होंने इनका भी सपोर्ट करना शुरू की, और लास्ट में इसको बोला कि अब रुक जाओ, युद्ध मत करो। लेकिन बहुत पीछे तक धकेल चुकी थी इनकी सेना। तो धीरे धीरे देखिएगा इस पूरे के पूरे पार्ट को वापस ले लिया, किसने, काउंट काबूर ने। इस पूरे के पूरे पार्ट को काउंट काबूर ने वापस ले लिया, जहां जितना भी अधिकार ऑस्ट्रिया का था उसको वापस ले लिया इस युद्ध में। तो एक बात तो यहां श्योर हो गई कि इस यूनिफिकेशन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया किसने, एकदम सही समझ रहे हो आप, काउंट काबूर ने। मेजनी ने सिर्फ देखिएगा कि आइडियल काम किया, और व्यवहारिक तरीके से यानी कि बहुत ही चालाकी से किसने काम किया, वो मास्टर माइंडेड तरीके से किसने काम किया, मेजनी ने। तो मेजनी ने लगभग आधी
पूरी की पूरी तो नहीं, लगभग आधी से ज़्यादा जो जगह था इटली का उसको यूनिफाई कर दिया, लेकिन अभी भी 2 जगह बाकी था। एक तो पोप वाला जगह, और दूसरा देखोगे नीचे में जो बुर्बो डायनेस्टी फ्रांस का अधिकार था वो अभी भी बाकी था, और उसको हाथ नहीं लगाया कौन? काउंट काबूर। क्योंकि काउंट काबूर बहुत चालाक व्यक्ति था, उसको पता था कि अगर जाके हम उधर अटैक करेंगे बुर्बो डायनेस्टी पे तो बुर्बो डायनेस्टी डायरेक्ट फ्रांस आके उसको सहायता करेगा, इसलिए उसने हाथ नहीं लगाई। और बचा पोप की बात, तो पोप वाला जो जगह था वहां पे भी अधिकार किसका है? पोप वाले भी जगह पे देखोगे कि अधिकार पूरा का पूरा पोप वाले जगह पे फ्रांस ही सपोर्ट कर रहे हैं। पोप को बचा कौन रहे हैं? पोप, यानी कि फ्रांस की सेना उन्हें सपोर्ट देती थी। और जैसे ही कहानी के प्रसंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखोगे कि आगे होगा क्या बच्चे। देखिएगा कि पहले हमने मेजनी की स्टोरी पढ़ी, मेजनी ने यूनिफिकेशन के लिए बस काम किया, सक्सेस उन्हें नहीं मिली। दूसरा स्टोरी किसका आता है? काउंट काबूर का। काउंट काबूर ने काम भी किया और आधा से ज़्यादा इन्होंने सक्सेस भी पाई, ठीक है। अब इटली के यूनिफिकेशन में एक तीसरे हीरो आते हैं, तो देखते हैं तीसरे हीरो के बारे में। थर्ड हीरो कौन है? आप देखिएगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हीरो होंगे गैरिबाल्डी। इटली के यूनिफिकेशन में, ना सिर्फ इटली के यूनिफिकेशन में गैरिबाल्डी सबसे बड़े हीरो हैं, आप देखिएगा कि हमारे देश के एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, उन्होंने इनकी बहुत सारी सराहना की थी अपने किताब में, ये कहते हुए कि ये व्यक्ति त्याग के परिचय हैं। आप देखोगे कि ये कितना ग्रेट व्यक्ति होंगे, अभी आगे चल के पढ़ोगे कि ये जो व्यक्ति थे कौन? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी एक नाविक थे, पेशे से कैसे थे? नाविक थे। लेकिन कोई भी, देखिएगा नेशनलिज्म वर्ड ही पहले ही हमने समझाई थी कि जिसके भी दिल में अपने देश के प्रति लव होगा, वो कोई भी हो, देश के प्रति तो लव होगा ही। तो नेशनलिज्म वर्ड इनके दिल में इतना हावी था कि ये नाविक होते हुए भी अपने राजा को जाके बोले कि देखिए आपको आधा से ज़्यादा इटली तो आपस यूनाइट हो गया, लेकिन अभी भी मुझे बहुत दुख है कि पूरा इटली आपके हाथ में नहीं है, बस हमें थोड़ा सा आप सपोर्ट दो, हम पूरा इटली आपके कदमों में ला के रख देंगे। तो राजा इनको सपोर्ट किए थोड़ा मोड़ा, तो बोले कि ठीक है। तो ये जाके अटैक किए सबसे पहले कहाँ? देखिएगा मौका इन्होंने खोजी, और मौका खोज के सबसे पहले जो बुर्बो डायनेस्टी था, यानी बुर्बो डायनेस्टी नीचे वाले 2 पार्ट पे अटैक घेर के रखा था इटली के, दोनों पार्ट पे अटैक किए और जीत के ला के दिए। साथ ही साथ देखिएगा कि महान सैन्य नेता थे, यानी सैनिकों को यूनाइट करने में इनकी बहुत बड़ी योगदान थी। इनका जो भाषण होता था सैनिकों को बहुत अच्छे से मोटिवेट होता था, सैनिक युद्ध फील्ड में उतर के खतरनाक तरीके से युद्ध करने के लिए उतरते थे। इन्होंने एक लाल कुर्ती रेड शर्ट नामक सेना का गठन किया था, लाल कुर्ती नामक यानी रेड शर्ट नामक सेना का गठन किया था। किसने? इस व्यक्ति का नाम था गैरिबाल्डी, ठीक है। फॉर्म्ड आर्म्ड वॉलेंटियर्स नोन एज द रेड शर्ट, ठीक है। सक्सेसफुली इन नेपल्स और सिसिली, अभी मैंने बताई नेपल्स और सिसिली किसके अधिकार में था? बुर्बो डायनेस्टी के अधिकार में था। नेपल्स और सिसिली दोनों बुर्बो डायनेस्टी के, नेपल्स एंड सिसिली, देखिएगा सिसिली दोनों बुर्बो डायनेस्टी के अधिकार में था, दोनों को खत्म किए और ये फिर से इसको मिला दिए कहाँ? इटली में। अब देखो पूरा का पूरा इटली सिर्फ पोप वाला जगह छोड़ के लगभग यूनाइट हो चुका, ठीक है। तो फिर ये वापस गए, और फिर इनके मन में आया, जब वापस गए राजा के पास, तो राजा ने इनको बोला कि देखो आप इतना बड़ा काम किए हो, एक काम करो, आप नेपल्स और सिसिली का प्रधानमंत्री बन जाओ। उस टाइम प्रधानमंत्री है कौन? एक्चुअली उस टाइम प्रधानमंत्री आप याद करो है कौन? काउंट काबूर है। लेकिन वहाँ के जो रूलर थे विक्टर इनेमुअल II, उन्होंने इन्हीं को बोला कि आप उस देश जगह को आज़ाद किए हो तो वहाँ का PM बन जाओ आप। तो इन्हें बोला, देखिएगा कि ये महान व्यक्ति यानी गैरिबाल्डी जो थे, इन्होंने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमको PM बनने की कोई लालसा थी ही नहीं और हमें PM बनना ही नहीं है। एक्चुअली ये हमारा देश के प्रति प्रेम था या अपने नेशन को यूनाइट करने की लालसा थी जिसके वजह से हमने ये किया। तो एक्चुअली आप मुझे ना, जो अभी PM है, कौन PM था बताओ जल्दी? इससे पहले ये गैरिबाल्डी थे, इससे पहले काउंट काबूर थे, यानी कि काउंट काबूर को ही आप PM बनाओ और काउंट काबूर को ही पूरे देश का PM बनाया गया और ये फिर से जाके नाव चलाने लगे। फिर इनके मन में कुछ दिन बाद ये आया कि ऐसे तो चलेगा नहीं, और इसी बीच में देखिएगा कि फ्रांस एक बार युद्ध में इन्वॉल्व होगा। किसके साथ? फ्रांस युद्ध में इन्वॉल्व होगा जर्मनी के साथ, और जैसे ही जर्मनी के साथ युद्ध में इन्वॉल्व होगा फ्रांस, तो फ्रांस अपने कुछ सेना को जो कहाँ पे थे, पॉप के सुरक्षा में सेना लगे थे, उनको वापस बुलाएगा। और जैसे ही फ्रांस वापस बुलाएगा फिर से ये जाएंगे कौन? देखोगे गैरिबाल्डी, और पोप वाला भी जगह वापस अपने में मिला लेंगे, यानी कि पूरा का पूरा इटली यूनिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात बना,
कि पोप फिर जाएंगे कहाँ। तो पोप को एक छोटी सी जगह दी गई, पोप को एक छोटी सी जगह दी गई जिसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक इटली में ही, इटली के अगल बगल में ही एक छोटा सा टापू है जिनको एक छोटी सी जगह, इस दुनिया का सबसे छोटा देश ही वेटिकन सिटी है, सबसे कम लोग इसमें रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछेगा कि इस दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसमें महिलाएं नहीं रहती हैं, तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पोप लोग रहते हैं, सबसे छोटा सिटी है। तो देखिएगा कि पोप का सारा जो क्षेत्र था उसको अधिग्रहण कर लिया गया इटली के द्वारा, और छोटे से जगह उनको दिया गया रहने के लिए, जिसको वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं। और ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। इटली के यूनिफिकेशन का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम समझाए हैं। इसमें 3 हीरोज का, मेजिनी, काउंट काबूर और तीसरे व्यक्ति कौन थे देखिएगा ध्यान से, गरिबाल्डी। यानी मेजिनी, काउंट काबूर और गरिबाल्डी, ये 3 व्यक्ति मिलकर पूरे के पूरे इटली को यूनिफाई कर दिए थे दोस्त। और इटली का यूनिफिकेशन हो गया, इटली एक साथ हो गया। और इसमें देखिएगा ये पूरे के पूरे इटली के यूनिफिकेशन में कैसे कैसे चीज़ें शुरू से चली लास्ट तक, पूरा स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपके पास ऑप्शन है, वीडियो फिर से बैक जाना है और देख लेना है इसको। तो देखोगे ये चीज़ें कैसे कैसे चली, आप शुरू से समझोगे तो देखो मैंने क्या बताई, ये सारा का सारा किया धारा था किसका, इटली को तोड़ने का, ड्यूक मेटरनिक के बारे में पहले ही मैंने समझाई थी। ड्यूक मेटरनिक का युग कब से कब था, ड्यूक मेटरनिक का युग 1815 से लेके 1848, जी हाँ दोस्तों 1815 से लेके 1848 तक पूरा के पूरे यूरोप में वर्चस्व था ड्यूक मेटरनिक का। वो सारा का सारा डिसीजन लेता था, लेकिन 1848 आते आते उसका वर्चस्व खत्म हो गया, भाग गया इंग्लैंड में। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक कहाँ का चांसलर था वो व्यक्ति, वो देखिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, उसी के द्वारा इटली का तहस नहस किया गया था। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक का एक स्टेटमेंट भी था, उसने क्या बोला कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप छींकता है। ये ड्यूक मेटरनिक का ही स्टेटमेंट था फ्रांस को लेके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर देश ही फ्रांस है, वहीं से तो नेशनलिज्म वर्ड शुरू हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े हो आप 9th क्लास में, वहीं से तो चीज़ें सारी की सारी शुरू हुई। ये देखिएगा ये यूनिफिकेशन, नेशनलिज्म इतना खतरनाक चीज़ है कि जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी आप आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा कि किस और चीज़ों को ले जा रहे हैं। लोगों के मन में इतना ज़्यादा नेशनलिज्म पैदा हो रहा है, कहाँ पे, यूरोप में, कि धीरे धीरे देखिएगा कि पूरा का पूरा यूरोप बारूद का ढेर बन गया। सारे के सारे देश बारूद इकट्ठा करने लगे, बंदूक इकट्ठा करने लगे। किस लिए? इसलिए नहीं कि अपने देश को बचाना है। इनका मेन एम क्या था कि इनका नेशनलिज्म इतना ज़्यादा रेडिकल होने लगा, इतना ज़्यादा रेडिकल होने लगा कि अगल बगल देश को खुद को ख़त्म करके और अपने में मिलाने के चक्कर में लग गए ये लोग। पूरे के पूरे यूरोप, किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये चीज़ें इतना ज़्यादा बढ़ेंगी, अभी और भी आगे पढ़ेंगे, चीज़ें इतना ज़्यादा बढ़ेंगी कि देखोगे कि आगे चल के यही मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप ही, ये जो वर्ड है ये इतना हावी होगा कि हावी होते होते वर्ल्ड वार में घसीट देगा, पूरे वर्ल्ड को वॉर में इन्वॉल्व करा देगा। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट होगा इसका रीजन भी यही बनने वाला है। अभी आगे पूरा स्टोरी हम वर्ल्ड वार तक आपको लेके चलेंगे। वर्ल्ड वार फर्स्ट भी रीजन यही बनेंगे, वर्ल्ड वार सेकंड भी रीजन यही बनेंगे। देखिएगा अभी देखिएगा कि हम किस किस देश के बारे, इटली के बारे में पढ़े ना, तो इटली का दोस्त बनेगा देखिएगा अलग अलग देश, जैसे उधर से रसिया इटली का दोस्त बनेगा और जर्मनी बनेगा। तो देखिएगा जर्मनी, अब जर्मनी का इटली यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो जर्मनी, इधर से जर्मनी का दोस्त कौन बनेगा, इटली, और फिर रसिया, रसिया नहीं सॉरी ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, ये तीनों दोस्त बनेंगे। फ्रांस के दोस्त बनेंगे इंग्लैंड, फ्रांस, और उधर से देखोगे कौन, रसिया। ये धूड़ी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र ये दोनों मिलके धीरे धीरे आगे जब चलेंगे तो ऐसा कुछ स्टोरी पैक होते होते ये लोग खिचड़ी पकाते पकाते लास्ट में पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व करा देंगे उसमें और वर्ल्ड वार करा देंगे। यही नेशनलिज्म का आगे हमें निचोड़ मिलने वाला है। तो चलिएगा स्टोरी को हम और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अभी तक आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया स्टोरी को, चलेगा। तो ये तो ड्यूक मेटरनिक का युग था, कब से, 1815 से लेकर 1848 तक। ठीक है, इन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से चलाई। फ्रांस के बारे में हम देखे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1830 में ये हुआ था, तो पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन, बूर्बन डायनेस्टी खत्म हुआ था। 48 में फिर से रेवोल्यूशन हुआ, फिलिप को भगा दिया गया था। यहाँ से बूर्बन डायनेस्टी वाले भी भाग के कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड में। माइकल फिलिप भी भाग के, चाहे लुइस फिलिप भी कहाँ भाग के चले गए, इंग्लैंड में। उसके बाद जो यहाँ पे 1848 में कंप्लीट फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गया था। तो फ्रांस की तो ये स्टोरी है। इटली की भी स्टोरी हम देख चुके हैं, इटली का पूरा यूनिफिकेशन हो चुका, इटली यूनाइट हो गया, एक साथ हो गया। ठीक है,
तोड़ने का सबसे बड़ा रीजन किसके पास था? देखिएगा कि इटली को तोड़ के तहस नहस करने का रीजन किसके पास था? ये देखिएगा ड्यूक मेटरनिक ने ही सब कुछ बर्बाद किए थे इटली को, ठीक है। इटली यूनिफाई हो गया। थोड़ा सा अगर डिटेल में चीज़ों देखोगे तो बिफोर यूनिफिकेशन ये सीन था इटली का, आफ्टर यूनिफिकेशन या यूनिफिकेशन होने जाने के बाद ये सीन था। और एक छोटा सा इसमें अभी भी एक देश छोटा सा बच गया है जो अलग से बोलता है, यहाँ के आसपास है। इस जगह का नाम आप देखोगे कि वेटिकन सिटी है। ये प्रेजेंट में इटली है जो जूते के आकार का देश है, यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, भारत से मिलता जुलता देश है क्योंकि भारत के जैसा यहाँ का मौसम भी है और अनाज यानी खेती वगैरह भी भारत के जैसा ही यहाँ पे होता है। लोग मवेशी बहुत ज़्यादा पालते हैं, जैसे भारत में पालते हैं वैसे ही, इसलिए कनेक्ट करता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ की जो पीएम है, जानते हो आप, प्रेसिडेंट जो भी हो, तो देखिएगा यहाँ पे 1861 की अगर बात कर रहे हैं तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, ठीक है। तो यही यूनाइटेड इटली के पूरा राजा घोषित किए गए, ठीक है। उसके बाद आगे जब ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध के दौरान वेनेशिया को इटली में मिलाया गया, यही हम समझा रहे थे। ऑस्ट्रिया और प्रसा जब युद्ध हो रहा था ना, उसी टाइम क्या हुआ कि पर्सिया का जो भी पार्ट था वो दिमाग लगा के खींच लिया गया। रोम इंटीग्रेटेड। रोम कौन है? रोम मतलब क्या? रोम ही वो जगह था जिसपे पोप का अधिकार था, ठीक है। तो पोप के अधिकार को भी रोम के अधिकार से अपने में मिला लिया गया और पोप को क्या दे दिया गया? वेटिकन सिटी नाम का एक जगह दे दिया गया। तो चलिएगा, आज का जो क्लास था हमने बहुत डिटेल में समझी कि इटली का यूनिफिकेशन आखिर हुआ कैसे, और ये इटली का यूनिफिकेशन बहुत डिटेल में हमने समझी है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या? जर्मनी का यूनिफिकेशन, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो याद करो, जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे या फिर अभी भी देखिएगा कि नेपोलियन जो व्यक्ति था, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट इस क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ना, 9th में बहुत अच्छे से पढ़ना था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को सजा के तौर पे आइलैंड पे ले जाके डाल गया था ना, सेंट हेलेना आइलैंड पे, जहाँ पे मर गया था वो व्यक्ति, ठीक है। किसके द्वारा? ड्यूक मेटरनिक के द्वारा, ठीक है। तो देखिएगा, नेपोलियन जो था ये 39 राज्यों का जर्मन राइन राज्य संघ यानी पर्सिया, इसको सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रांत था। प्रसा के शासन विलियम प्रथम एकीकरण के नेतृत्व किया। तो ये जो एकीकृत हुआ था, इसको एकीकृत कैसे हुआ? तो चलिएगा, जो भी हो, इसको हम लोग कमिंग सून में डाल के रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लगभग लंबा स्टोरी है। आज शुरू भी करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। देखिएगा, ऑटोमन बिस्मार्क जो व्यक्ति हैं, ये कंप्लीट इसका डिटेल अपने हाथ में लेंगे कि कैसे कैसे यूनाइट होगा कौन? जर्मनी। तो चलिएगा, इटली के यूनिफिकेशन में 3, जर्मनी का यूनिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इटली के यूनिफिकेशन का समराइजेशन देख ले दोस्त। तो देखिएगा कि मैंने क्या बताई थी कि हीरो कौन कौन है। सबसे पहले मेजनी है जो इटली के ये विजनरी व्यक्ति थे, यानी इंस्पिरेशन तो दिए लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं लेके आए। स्पार्कल द आइडिया टू बाय अ यंग इटली, इन्होंने आइडिया को स्पार्कल किया लेकिन सक्सेस नहीं हुए। नेक्स्ट, काउंट काबूर, ये भी इटली के यूनिफिकेशन में बहुत काम किए थे, ठीक है। डिप्लोमेटिक अलायंस बनाए, देखिएगा कूटनीतिक बहुत खतरनाक थे, डिप्लोमेसी इनकी बहुत खतरनाक थी। देखिएगा कि फ्रांस को अपने में मिला के और इन्होंने काम की। सिक्योर्ड फॉरेन एंड डिफेंस ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया को हराने में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी ले गए। गेरिबाल्डी भी इटली से थे, इन्होंने आर्म रिबेलियन बनाई और कॉन्कर किया किसको? साउथ विथ रेड शर्ट नाम के इन्होंने सेना बनाई थी और जीत को वापस की, बुर्बो डायनेस्टी से वापस ली। तो ये पूरा का पूरा जो डिटेल देख रहे हो इटली का यूनिफिकेशन, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो दोस्त। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा चैप्टर लंबा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिस्मार्क के बारे में देखेंगे, और ये जो बिस्मार्क व्यक्ति है यही जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे। और कैसे करेंगे? ब्लड एंड आयरन के तौर पे, यानी रक्त और लौह का नीति अपना के ये किसका? जर्मनी का यूनिफिकेशन करेंगे। तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड वार से, बहुत ही शानदार तरीके से वार करके और यूनिफिकेशन करेंगे जर्मनी का। तो चलिएगा दोस्तों, इस जो भी ये वीडियो होगा नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले से 2 क्लास इसका हो चुका है। ये थोड़ा क्लास 10th का हिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर है, इसलिए इसमें कम से कम 3 क्लास तो लगना ही चाहिए। 2 क्लास पहले से हम लोग देख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको खत्म किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में अगर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके अवश्य से बोलोगे, या कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया
आया तो फिर से हम समझा देंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और पिछला जो भी वीडियो है आप अवश्य से एक बार देखोगे अगर आप नहीं देखे हो तो धन्यवाद आपको। ऐसे ही सारे के सारे वीडियो देखना है और क्लास 10th के बच्चे आपको इतना मेहनत करना है कि 95% तो क्रॉस आपका करे ही। तो धन्यवाद, हमारी पूरी की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। बस आपको करना क्या है कि हमारी रिक्वेस्ट बस एक छोटी सी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। ऐसे ही स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो और अपने हेल्थ का ख्याल रखो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो बच्चों। चलो तो धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।